सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध का उत्कर्ष, मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। मगध जो था 16 महाजनपदों में से एक था और यह एक शक्तिशाली जनपद था। मगध एक शक्तिशाली जनपद था। इसमें क्या है कि जो महाभारत में हमें, महाभारत काल से ही हमें क्या यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था। किसका था? बृहद्रथ वंश का शासन था और जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? जरासंध थे। जरासंध तो थे लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला इसका। किसका? बृहद्रथ वंश का, जो जरासंध थे। अब उसके बाद मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे? विस्तृत उपजाऊ मैदान जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा, वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता थी। उसके बाद खनिज संसाधन की उपलब्धता थी जिससे कि हमें कृषि में लोहे का उपयोग, धान की रोपाई की पद्धति का विकास हुआ। महाजनपदों में से 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों ने शासन किया। और 7 राजवंश कौन से हैं? हसीन माशुका, हसीन माशुका 7, हसीन माशुक 7। इसका फार्मूला है ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। तो इन शासकों ने महाजनपदों में से 7 राजवंशों ने शासन किया। अब देखेंगे कि हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक कौन सा था? हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसमें हर्यक वंश में बिंबिसार को पढ़ेंगे, अजातशत्रु को पढ़ेंगे, उदयन को पढ़ेंगे, नागदशक को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासक था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी बनाई गई, पहली राजधानी साथियों, वो ब्रज थी। अब बाद में जो राजधानी बनाई गई बदल के राजगृह किया गया। उसके बाद बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से जो दहेज मिला उसी के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब विवाह किया, उसी से जो क्षेत्र मिला उसी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का राज्य का विस्तार विवाह के माध्यम से किया। तो अब इसने क्या किया? बिंबिसार ने 3 विवाह किए। कितने विवाह किए बिंबिसार ने? 3 विवाह किए। पहला विवाह कहाँ से किया? कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन। कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से बिंबिसार ने पहला विवाह किया। इसे दहेज के रूप में काशी मिला। दहेज के रूप में क्या मिला? काशी मिला। उसके बाद दूसरा विवाह किया चेलेना, जिसे छलना के नाम से भी जाना जाता। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। उसके बाद इसने तीसरा विवाह किया क्षेमा, पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी से हुआ तीसरा विवाह। अब बिंबिसार ने अपने शासनकाल में क्या किया? अंगराज को जीता। उसने अंगराज को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंगराज को जीता और जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने वहाँ के सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। वहाँ नियुक्त कर दिया अपने पुत्र अजातशत्रु को। इसके समय में अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनको पांडुरोग की बीमारी हो गई थी। तो ठीक कोई नहीं कर पा रहा था। तो इसने अपने जो राजवैद्य था जीवक, राजवैद्य कौन था? जीवक, उसको भेजा और प्रद्योत की बीमारी ठीक हो गई। फिर दोनों लोगों के आपसी संबंध बन गए। जीवक के इलाज से प्रद्योत ठीक हो गया। दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर साम्राज्य पर बैठा। इसी के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। अब देखिए अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासक किया। 492 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने शासक बना। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुणिक किसे कहते हैं? अजातशत्रु को।
पहली बौद्ध संगीत भी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब इसने क्या किया, वैशाली पर आक्रमण किया, जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और युद्ध में दो नए हथियारों का प्रयोग हुआ। युद्ध में दो नए हथियारों का प्रयोग हुआ, एक को रथमूसल कहते हैं, रथमूसल, और दूसरे को महाशिलाकंडक कहते हैं। ये दो अब तो देखेंगे कि उदयन का शासनकाल, उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो उदयन का शासनकाल जो है 461 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उदयन अगले शासक बनते हैं 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक उदयन का शासन रहता है। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो पितृहंता वंश इसीलिए कहा जाता क्योंकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की, फिर उसके पुत्र की हत्या उसके पुत्र, ऐसे करके पिता की हत्या करते रहते, शासक बनते रहते। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। गंगा एवं सोन नदी के समीप, गंगा एवं सोन नदी के समीप एक शहर की स्थापना की, एक शहर की स्थापना की जिसे पाटलिपुत्र गांव कहा, मतलब पाटलिपुत्र नाम रखा गया। राजधानी राजगृह पहले थी और राजगृह को परिवर्तन करके राजधानी क्या बना है, पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के समीप नगर की स्थापना की, उसी को अपनी राजधानी बना दी। फिर उसके बाद उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक शासक तो बना, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था। नागदशक का जो सेनापति था शिशुनाग, इसने नागदशक की हत्या कर दी, उसी का सेनापति था, उसी की हत्या कर दी राजा की। तो शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, जिसे अपने नाम से वंश चला दिया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, वैशाली को क्या बनाया, अपनी राजधानी। इसका जो पुत्र था कालाशोक, पुत्र का नाम कालाशोक था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीत भी हुई। अब इस वंश का अंतिम जो शासक था नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने करके नंद वंश की नींव रख दी। एक दूसरे की हत्या करके वंश चलाते रहे। अब नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक चला। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था, महापद्मानंद। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक एक शूद्र था। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक कहलाया, सबसे महान शासक महापद्म नंद नंद वंश का। उसके बाद अनेक क्षत्रियों का नाश किया, मतलब क्षत्रियों को, राजाओं को जीत करके अपने साम्राज्य में उनके वंश को, उनके कुल को, उनकी संपत्ति को मिला लिया। अब जब मिला तो लिया, लेकिन महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। कलिंग को जीतकर, मतलब कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की, एक राट की। फिर उसके बाद उपाधि तो धारण कर ली, लेकिन कलिंग नरेश जो खारवेल थे, इनका एक अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा का जो अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग पर शासक था, कलिंग पर शासन किया। फिर जब विजय प्राप्त की थी, अब सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण करवाया। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र, 8 पुत्र थे, जिनमें से कि एक कौन था, घनानंद था। तो नंदवंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था, घनानंद। अब नंदवंश देखिएगा, घनानंद 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासक बना। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था घनानंद। सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर ने भारत का, ये 326 ईसा पूर्व मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर, तो इसने क्या किया, भारत में पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिम उत्तर मार्ग से आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो चाणक्य ने जा करके घनानंद के दरबार में गया, कहा सर महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ सिकंदर आ रहा है आक्रमण करने। तो नंदवंश का जो घनानंद शासक था बहुत ही क्रूर था, तो इनको, चाणक्य को
दरबार से निकाल देता है। तो चाणक्य ने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। जिस बल पर इतरा रहे हो घनानंद, तुम्हारा साम्राज्य सहित पूर्ण विनाश होगा, और मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुमका सीट से उतार करके दूसरा शासक नहीं बना दूंगा। तो घनानंद इनको दरबार से बाहर कर देते, अपनी शिखा चाणक्य तब तक नहीं बांधते जब तक कि शिष्य चाणक्य, जो इनके चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको शासक बना करके घनानंद की हत्या करवा करके, उसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक बन करके बैठते हैं। तो ये थी चाणक्य की कहानी। चाणक्य ने कहा प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। शिक्षक चाहे तो प्रलय ला ले और चाहे तो निर्माण कर दे, क्योंकि उसी के हाथ में होता है प्रलय और निर्माण। जैसा शिष्य तैयार करेगा, जैसा माहौल तैयार करेगा, वैसे ही बच्चे निकलेंगे।